नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपने जो टॉपिक शुरू कर रखा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण सिलेबस है। तो आज अपन उसी संदर्भ में आज का टॉपिक देखेंगे महासागरीय जल में संचलन। और संचलन के लिए एक पहले अपने वीडियो डाल रखा है जैसे कि ज्वार भाटा, और आज अपन महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा के लिए विस्तृत वीडियो आपको अगले ही टॉपिक में मिल जाएगा। अलग से एक और बनाएंगे जिसमें बड़ा विस्तृत तौर पे बनाएंगे उसको। तो आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल का फायदा पहुंच सके। तो आज अपन देखेंगे महासागरीय जल का संचलन, उसमें होगा महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, यदि अपन धारा की बात करते हैं तो दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है तरंग, एक आता है धारा। तरंग के साथ में एक शब्द जुड़ा होता है लहर। दोनों में फर्क होता है। लहर या जो तरंग होती है इसमें जल आगे की ओर गति नहीं करता है, ठीक है, बल्कि ऊर्ध्वाधर गति इसकी कौन सी गति होती है? ऊर्ध्वाधर गति होती है। लहर या तरंग में पानी ऊपर नीचे होता है, यानी नीचे बैठता है ऊपर उठता है, नीचे बैठता है ऊपर नीचे गति होती है, इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है ना। क्षैतिज गति इसमें नहीं पाई जाती है। और जो धारा होती है, धारा में सागरीय जल क्षैतिज गति करता है, क्षैतिज गति करता है, यानी अर्थात एक नदी प्रवाह की तरह, नदी प्रवाह की तरह गतिशील होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से नदी आगे एक स्थान से दूसरा पानी ले जाती है, उसी प्रकार इसमें धारा के अंदर जल अग्रसर होता है, ठीक है ना। इसमें तरंगी और धारा जो है, इसमें जो जल की गति होती है, जो स्पीड होती है, उसको नोट में अंकित किया जाता है, नोट, ठीक है ना। नोट इसका मात्रक है, इसकी इकाई होती है, कितने नोट की धारा है, तरंग है, उसके रूप में इसको अपन नोट करते हैं, ठीक है ना। तो अपन आज बात करेंगे धाराओं की। लहर तरंग, इसका अलग से टॉपिक अपन है, वीडियो बनाने जा रहे हैं अलग से। इसके बाद में या एक वीडियो है इसका और डाल, पहले हालांकि डाला हुआ इसलिए मैंने इसको बाद में लिया, पहले धारा का डाल देते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक से रूबरू होते चले जाए, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इसमें आज धारा। धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है गर्म जल धारा और दूसरी है ठंडी जल धारा। ठीक है, गर्म जल धाराएं जो होती है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से, भूमध्य रेखीय भागों से ध्रुवों की ओर अग्रसर होती है। अर्थात यहाँ का गर्म पानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य का तापमान चूंकि लगभग ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें है सीधी आती है, तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है इस भाग में। तो यहाँ से ये धाराएं क्या करती है, गर्म पानी को ध्रुवों की ओर ले जाती है, ठीक है ना। और ये जो ठंडी धाराएं होती है ये ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होती है। अर्थात ये क्या करती है, ध्रुवों का ठंडा पानी जो है वो भूमध्य रेखा की ओर लाती है। ठीक है ना। जैसे कि यदि अपन देखें, ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब में यदि अपन देखें तो ये ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ से पानी इधर आता है तो ये ठंडी धारा के रूप में आता है, और इस भाग से यदि ऊपर जाता है तो ये गर्म जल धारा के रूप में जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ध्रुवीय प्रदेश से ठंडी धारा आती है और गर्म भूमध्य रेखीय प्रदेश से गर्म जल धारा चलती है। दो तरह की धाराएं होगी। अगला है प्रेरक बल। इन धाराओं को कौन से बल प्रेरित करते हैं, किन बलों के कारण ये धाराएं उत्पन्न होती है महासागरों में। ठीक है ना। इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी बल कौन कौन से है। ठीक है ना। तो अपन देखें इसके बारे में। तो यदि प्रेरक बलों की अपन बात करते हैं तो कई तरह के बल हैं। एक तो होता है पृथ्वी का घूर्णन बल। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसका सिलेबस अपन ने बता रखा है। पृथ्वी की गतियाँ भाग 1 और भाग 2 दे रखा है, तो उसको ध्यान से पढ़ें, उसमें आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएगी। घूर्णन बल, ठीक है ना, जिसको घूर्णन बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है, क्योंकि 1844 में कोरियोलिस ने सबसे पहले इस बल का पता लगाया था। और इसी बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं अपने दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर विमुख हो जाती है। उसी प्रकार ये धाराएं भी अपनी दिशा से विमुख हो जाती है। पृथ्वी जब घूमती है तो धारा क्यों उत्पन्न होती है, कोरियोलिस बल किस प्रकार से धाराओं को उत्पन्न करता है, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक वो यह है कि पृथ्वी जब भ्रमण करती है तो इसके ऊपर जो भी कठोर खंड है, इसके ऊपर जो भी कठोर स्थलखंड है, ये कठोर स्थलखंड तो इसके घूर्णन के साथ में साथ साथ घूम जाते हैं। ठीक है, यानी कठोर जो भाग होता है वो धक्का लगते है उसके साथ में एक साथ घूम जाता है, लेकिन जो लिक्विड भाग है, तरल भाग है, वो उसके साथ में उस गति से आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो पीछे छूट जाता है। लिक्विड भाग जो है वो उस गति से आगे न बढ़ करके पीछे छूट जाता है। पीछे छूट जाता है तो उसमें हलचल पैदा हो जाती है, जिसके कारण धाराएं उत्पन्न होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, घूर्णन बल के कारण किस प्रकार से धाराएं उत्पन्न होती है। तो ठोस भाग तो एक साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लिक्विड पीछे रह जाता है। इसके अलावा पवनें जब चलती है तो पवनें क्या करती है, समुद्र जो सरफेस होता है, सतह होती है, उसके ऊपर घर्षण पैदा करती है, और घर्षण से क्या होता है, उस जल को एक गति मिलती है, और उस गति के कारण उस जल में धारा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो हवा का जो वेग होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, तो उसको धक्का मारती है और उसके साथ में घर्षण के साथ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में भाग करके ले जाती है। ठीक है ना। तो पवनें भी धाराएं उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक बल के रूप में काम करती है। घनत्व मुख्य रूप से क्या होता है कि महासागरीय जल है उसमें यदि नमक की मात्रा, लवण की मात्रा अधिक है तो उसका घनत्व अधिक पाया जाता है, और नमक की मात्रा कम है तो उसका घनत्व कम पाया जाता है। दूसरी ओर ध्रुवीय प्रदेश में पानी ठंडा होता है तो ठंडे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और गर्म पानी का घनत्व कम होता है। ठीक है ना। तो घनत्व के कारण भी क्या होता है कि ध्रुवों से यदि अपन देखें तो घनत्व का मतलब है जैसे लवणीय जल का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, ये भारी होता है और घनत्व ज्यादा है तो भारी होगा, भारी होता है तो ये क्या करता है, नीचे बैठता है। ठीक है ना। और दूसरा, ध्रुवीय प्रदेश में ध्रुवों पर ठंडे पानी का घनत्व है, ठंडे जल का घनत्व ज्यादा होता है, तो यही बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से एक अधिक घनत्व होता है, इसके कारण क्या होता है, ध्रुवों पर जो है पानी ठंडा होकर के नीचे बैठता है, भूमध्य रेखा के प्रदेश से पानी गर्म होकर के ऊपर उठता है, तो ऊपर का पानी, ध्रुव का पानी नीचे बैठता है और भूमध्य रेखीय प्रदेश से पानी ऊपर उठता है, फिर वो नीचे बैठता है तो उस खाली जगह को भरने के लिए भूमध्य रेखीय प्रदेश का पानी ध्रुवों की ओर चलता है। ठीक है ना, ध्रुवों की ओर जाकर के वहां से पुनः ठंडा होकर के नीचे बैठता है, तो इस प्रकार से इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से पानी
गर्म होकर के उठा, गर्म होकर के इधर गया, यहाँ ठंडा हो गया, नीचे बैठा, तो ये नीचे की ओर, ऊपरी जल, गर्म जल की सतह के नीचे की ओर इस खाली जगह को बढ़ने के लिए ये इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जल का घनत्व है। ठीक है, और उसका ठंडापन, घूर्णन बल, या जिसको अपन कह सकते हैं कोरियोलिस बल। और अगला है मास हवाएं या पवनें, ये भी इसको प्रभावित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग देती है। एक जो होता है महत्वपूर्ण है वो है अपना कोरियोलिस बल। हाँ, तो ये हो गया सागरीय। अगला एक बल और है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल में क्या होता है, किसी भी स्थल खंड का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचता है। तो इस प्रकार से जो भी स्थल खंड जहाँ कहीं पाए जाते हैं, जहाँ गुरुत्व अधिक होता है, तो वो कम गुरुत्व वाले प्रदेश से उन पदार्थों को अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो इस कारण से उसका संचलन जो है कम गुरुत्व वाले बल से अधिक गुरुत्व वाले बल की ओर हो जाता है। तो ये भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ये 3-4 बल मुख्य रूप से दे रखे हैं, जैसे घूर्णन बल है, पवनें हैं, घनत्व है, लवण की मात्रा अधिक होना घनत्व बढ़ा देती है, पानी को भारी बना देती है, तो इसके कारण भी धाराएं पैदा होती है। और दूरों का ठंडा पानी है, उसके कारण भी धाराएं पैदा होती है। और गुरुत्व बल के कारण भी महासागरों में धाराएं पैदा होती है। ठीक है ना, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे वायुदाब महत्वपूर्ण काम करता है, वायुदाब भी इसमें काम करता है। वायुदाब में क्या होता है कि जहाँ जिन भागों का वायुदाब अधिक पाया जाता है, जो भाग ठंडे होते हैं वहाँ वायुदाब अधिक पाया जाता है, जो गर्म भाग है वहाँ वायुदाब कम पाया जाता है। तो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से क्या होता है, हवाएं कम वायुदाब की ओर चलती है, तो वहाँ हवाएं चलती है क्योंकि वो अपने साथ में जल की सतह से जब टकराती है तो घर्षण पैदा करती है। इसमें पवनों में आ जाता है ये बिंदु, लेकिन वायुदाब इसका प्रेरक बल हो सकता है। ठीक है ना, तो ये भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो ये कुछ 5-6 प्रकार के, अपने 4-5 प्रकार के जो बल देखे हैं, जो महासागरों में जल की गति या जल को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें जो गुरुत्व बल मैंने लिखा है, ये अन्य जैसे चंद्रमा का गुरुत्व बल, ठीक है ना, सूर्य का गुरुत्व बल, ये भी काम करता है। जैसे ज्वार आता है, ज्वार के कारण संचलन पैदा होता है, तो ये गुरुत्व बल भी पानी को अपनी ओर खींचता है। तो जब तरंग पैदा होती है तो उसके साथ में लहर भी पैदा हो सकती है, क्योंकि लहर के लिए भी ये बल उत्तरदायी हो सकता है।